हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज तारीख है 23 जुलाई 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 करंट अफेयर एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, 5G तकनीक एक उच्च बहु जीबीपीएस शिखर डेटा गति यानी कि हाई मल्टी जीबीपीएस पिक डेटा स्पीड है। साथ ही अल्ट्रा उच्च विलंबता यानी कि अल्ट्रा हाई लेटेंसी, अधिक विश्वसनीयता और बड़े पैमाने पर नेटवर्क क्षमता है। स्टेटमेंट नंबर 2, 5G वायरलेस डिवाइस एक स्थानीय एंटीना के माध्यम से रेडियो तरंगों द्वारा इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ेंगे यानी कि जुड़े होंगे या जुड़ेंगे, चूँकि अभी तो लगा नहीं है, तो इसलिए रेडियो तरंगों द्वारा इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तीसरा, वर्तमान में 5G तकनीक केवल अमेरिका, चीन और कुछ यूरोपीय देशों में उपलब्ध है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ये दोनों गलत हैं, केवल 2 सही है। ठीक है, तो 5G वायरलेस डिवाइस एक स्थानीय एंटीना के माध्यम से रेडियो तरंगों द्वारा इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। ओके, रेडियो तरंग द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है, याद रखिएगा। और टेलीफोन नेटवर्क से भी ये जुड़ा हुआ होता है, साथ ही इंटरनेट द्वारा। ठीक है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये अल्ट्रा उच्च विलंबता नहीं यानी कि अल्ट्रा हाई लिटेंसी नहीं है, बल्कि यह एक अल्ट्रा लो लिटेंसी है। ठीक है, और वर्तमान में 5G तकनीक केवल अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप इस मैप में देख सकते हो कि न केवल अमेरिका और चाइना बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में भी है। ठीक है, यूरोपीय देशों में तो है ही, और इधर एशिया में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर इधर आप मतलब अरेबियन सी साइड देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका और चीन और केवल कुछ ही यूरोपीय देशों के पास है, बल्कि अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ओके, तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन गलत है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन रेड कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, यूएन रेड कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, यूएन रेड कार्यक्रम खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का एक सहयोगी कार्यक्रम है। स्टेटमेंट नंबर 2, राष्ट्रीय सतत विकास में योगदान करते हुए कार्यक्रम का समग्र विकास लक्ष्य वन उत्सर्जन को कम करना और जंगलों में कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है। स्टेटमेंट 3, यूएन रेड कार्यक्रम पूरी तरह स्वैच्छिक कोष पर निर्भर है। ओके, स्वैच्छिक वॉलंटियर फंड्स पे निर्भर है। सो आपको बतानी है कौन से ऑप्शन सही है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, यानी कि पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन भी सही। सॉरी, हाँ, तो यूएन रेड प्रोग्राम जो है FAO, UNDP, UNEP तीनों के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान में मैंने इसके कल वाले जो हमारा MCQ जो सीरीज था उसमें मैंने रेड प्लस के बारे में भी बतलाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे, या नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके हमारे कल वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे आपको न केवल यूएन रेड के बारे में बल्कि रेड प्लस के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, और यह एक स्वैच्छिक फंड है। ठीक है, यानी कि यूएन रेड का जो कार्यक्रम था वो एक स्वैच्छिक कोष पर निर्भर था। ठीक है, और इसका भी वही लक्ष्य था कि कार्बन स्टॉक को बढ़ाया जाए। ठीक है, और उत्सर्जन को कम किया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है मातृत्व मृत्यु मैटरनल मोर्टेलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, भारत में 2016-18 के बीच मातृत्व मृत्यु अनुपात 2007 से 2009 की तुलना में लगभग 100 मौतें कम थी। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत के सभी दक्षिणी राज्यों ने
संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मातृत्व मृत्यु दर अनुपात को 70 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म देने के लिए एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त किया है। स्टेटमेंट नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान या फिर गर्भावस्था के समापन के 100 दिनों के भीतर मातृत्व मृत्यु एक महिला की मृत्यु है। यानी कि तीसरा जो स्टेटमेंट वो डिफाइन कर रहा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है। तो ये बोल रहा कि जब गर्भावस्था या फिर गर्भावस्था के समापन के 100 दिनों के भीतर अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो उन्हें मैटरनल मोर्टेलिटी में माना जाएगा। तो आपको बतलाने उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गया है। हाँ, तो आपको बतलाने उपरोक्त में से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1 3, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 2 या सभी। तो आप देख ही पा रहे होंगे इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3। ओके, यानी कि ये दोनों गलत है। ठीक है, और ये सही है एज ए मतलब रियलिटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चुननी थी कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये और ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्यों? तो हम देख सकते हैं, अगर हम स्टेटमेंट नंबर 2 देखें, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दक्षिणी राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इन्होंने प्राप्त नहीं किया। तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है 100 दिनों के भीतर अगर किसी महिला की मृत्यु होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO 42 दिनों के भीतर अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसे मैटरनल मोर्टेलिटी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होता है। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू गलत। तो 42 दिन है, ना कि 100 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। और पहला जो है स्टेटमेंट वो सही इसलिए है क्योंकि रिसेंट में स्टडी में ये देखा गया कि जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है 2016 से 18 के बीच में वो ड्रॉप किया है 113। ठीक है, देख पा रहे होंगे 113। तो लगातार ड्रॉप किया। आप एक मतलब ट्रेंड याद रखिएगा कि लगातार गिरता गया। ठीक है, तो 100 से अधिक मौतें कम हुई है, मतलब 100 मौतें से कम हुई है। पिछले की तुलना में लगभग 100 मौतें वर्तमान में कम हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक फसलों के वितरण और विश्व द्वारा अपनाए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, 2018 में अमेरिका विश्व स्तर पर बायोटेक फसलों के शीर्ष उत्पादक के रूप में रहा, जिसके बाद चीन था। स्टेटमेंट नंबर 2, 2018 में सबसे अधिक लगाए गए बायोटेक फसलें सोयाबीन थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 ना ही 2। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, पहला गलत है। ओके, तो देखते हैं कि ये जो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि शीर्ष स्थान पे तो अमेरिका है, लेकिन उसके बाद चाइना नहीं बल्कि ब्राज़ील है। ठीक है, एंड दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि सोयाबीन ऐसा है जो कि सबसे अधिक अडॉप्ट किए जाने वाले फसलों में है। ठीक है, बायोटेक क्रॉप्स यानी कि जितने भी बायोटेक फसल है, क्रॉप्स हैं, उनमें सोयाबीन ऐसी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा लोग अपनाते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे फिगर में 78% सोयाबीन्स अडॉप्ट किए गए हैं पूरे विश्व द्वारा। ठीक है, उसके बाद आप कॉटन देख सकते हैं, मेज है, उसके बाद कैनोला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ याद रखिएगा अमेरिका के बाद दूसरा ब्राज़ील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन उत्सर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर पहला, आर्द्र भूमि वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लिए अधिकतम हिस्सेदारी में योगदान करती है। स्टेटमेंट नंबर 2, शीतोष्ण क्षेत्रों और आर्कटिक में मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख योगदान है। स्टेटमेंट नंबर 3, मीथेन को एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
जो वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम जीवन अवधि होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 एंड 3। ओके, तो 2 गलत है, दूसरा गलत है, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं कैसे गलत है। बोल रहा प्रमुख योगदान है, ऐसी बात नहीं कि आर्कटिक और शीतोष्ण क्षेत्र में प्रमुख योगदान है मीथेन उत्सर्जन का, बल्कि आर्कटिक क्षेत्र तो मात्र 4% योगदान है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 64% योगदान केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र करती है मीथेन उत्सर्जन में। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर है मीथेन उत्सर्जन में तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की है। ठीक है, और ये जो है अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक बहुत कम समय के लिए रहता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा होती है, प्रभाव करती है। आर्द्रभूमि 30% योगदान है आर्द्रभूमि का। ओके, आर्द्रभूमि में एग्रीकल्चर वगैरह ये सब भी काफ़ी योगदान करते हैं। ओके, आपको याद होगा कि हालांकि ऐसा नहीं कि आर्कटिक क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन नहीं होता, वहाँ भी होता है, लेकिन 4%। सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। आर्कटिक क्षेत्र के अंदर एक परमाफ्रॉस्ट होते हैं। ठीक है, ज़मीन एक तरह का मिट्टी ही है, लेकिन बर्फ़ वाली मिट्टी समझ लीजिए। ओके, यानी ज़मीन के अंदर बर्फ़ जमे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। उससे भी मीथेन उत्सर्जन होते रहते हैं लगातार। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये ज़्यादातर आर्कटिक क्षेत्रों में होते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, रसिया वगैरह में। ओके, तो यह लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। ओके, तो चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।